हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से 25 सितंबर 2020 से लेकर 17 अक्टूबर 2020 के बीच में आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले यूनिट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, वो भी विथ डिटेल्स के साथ। आप सभी को पता है कि मैं क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता हूं ताकि जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप आंसर बहुत ही आसानी के साथ दे पाएँ। इसके साथ ही साथ जो आंसर होते हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं ताकि क्वेश्चन हट के भी या किसी और टाइप से बनाकर पूछा जाए तो उनका भी आप आंसर बहुत ही इजीली दे पाओ। और ये हमारा पार्ट 4 होगा। इससे पहले मैंने 3 पार्ट आपको इस यूनिट से प्रोवाइड किए हैं, सभी में 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। बाकी ये जो 3 पार्ट्स हैं आपको चैनल पर जाना होगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट का सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट एग्जाम 2022 एग्जाम बूस्टर के नाम से, वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ये तीनों पार्ट्स वहाँ पर देखने को मिल जाएगा और उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उन वीडियो को जाकर देखेंगे क्योंकि उससे आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आंसर भी इजीली दे पाएंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के संबंध में सही है। यानी कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो इन चारों में से केवल एक ऐसा विकल्प है जो कंप्यूटर के संबंध में सही है, बाकी 3 विकल्प गलत हैं। अगर आपको राइट आंसर नहीं भी पता है तो एलिमिनेशन वाला जो एक आपका विकल्प होता है उसको भी अपना सकते हैं, लेकिन इस मेथड को आप तब अपनाइए जब आपको राइट आंसर ना पता हो। जब आपको राइट आंसर पता है तो डायरेक्ट आपको राइट आंसर लगाना है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि एलिमिनेट करने शुरू कर देना है। वो आपका सेकंड कह लीजिए तरीका है जब आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो। अब देखिए यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया कि सॉफ्टवेयर को रैम से द्वितीयक स्टोरेज में लोड किया जाता है और तत्पश्चात सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। और बी विकल्प यहाँ पर है कि सॉफ्टवेयर को द्वितीयक स्टोरेज से रैम में लोड किया जाता है और तत्पश्चात सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। और सी विकल्प दिया गया कि सॉफ्टवेयर को द्वितीयक स्टोरेज से रैम में लोड किया जाता है और यहाँ पर तत्पश्चात मदरबोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो मदरबोर्ड के द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जाता, ये तो आपका डायरेक्टली ऐसे भी गलत हो सकता है अगर आपने थोड़ा भी कंप्यूटर पढ़ा होगा। इसके बाद से डी जो है आपका, सॉफ्टवेयर को रैम से द्वितीयक स्टोरेज में लोड किया जाता है और तत्पश्चात मदरबोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो ये भी आपका ऐसे भी गलत है। बाकी बच गया 2 विकल्प। इन दोनों विकल्पों में से आपको ईजिली आंसर बताना है क्योंकि 2 ऑप्शन को तो मैंने ऐसे ही गलत एलिमिनेट कर दिया, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो गया कि ऑप्शन ए और बी में से राइट आंसर क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए क्योंकि सारे जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूं उनको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करिए। आंसर तो मैं बताऊंगा, आंसर को एक्सप्लेन करके भी समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे वो सही है, लेकिन आप अपने तरफ से प्रयास करिए सही करने का। गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको एक बार ये सारा कुछ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और अगली बार से सारा क्वेश्चन आपका राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर को द्वितीयक स्टोरेज से रैम में लोड किया जाता है और तत्पश्चात सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को द्वितीयक स्टोरेज से, जो द्वितीयक सेकेंडरी स्टोरेज है, चाहे आपके हार्ड डिस्क में हो गया, कहीं भी कोई सॉफ्टवेयर है आपने रखा है और जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद से रैम में ये लोड आपका इसको किया जाता है और इसके बाद से जब ये आपका उसके बाद से जो है सीपीयू के द्वारा ये क्रियान्वित होता है। अब देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जब भी आप अपने सिस्टम में उसे रखते हैं तो उसे आप हार्ड डिस्क में रखेंगे, अब वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है। जब उसे इंस्टॉल करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर का आइकन आपको डेस्कटॉप पे भी दिखेगा। वो किसी टाइप का भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो टाइपिंग के लिए भी हो सकता है, वर्ड का सॉफ्टवेयर हो सकता है, किसी भी काम के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। तो जब उसमें आप वर्क करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर को आपने ओपन किया और जब उसमें काम करेंगे तो उसका सारा डेटा आपका रैम में जाता है, ठीक है, रैम में लोड होता है और सीपीयू के द्वारा जो है क्रियान्वित होता है। इसलिए ये आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं या उसे यूज कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसका जो जैसे ऑपरेट करने के टाइम में जो भी डेटा बनता है वो रैम में जाता है और जब भी आप सिस्टम बंद करेंगे ये सारा डेटा आपका हट जाएगा, ठीक है।
फिर से आपको उसमें काम करना होगा। और बाकी जो है ये सॉफ्टवेयर जो है जो द्वितीयक स्टोरेज में आपका हार्ड डिस्क में होता है, ये स्थायी बना रहता है, जब तक कि आप उसे डिलीट करके नहीं हटाते हो, ये हमेशा उसी में बना रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आंसर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर भी मैं क्लियर करूँगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 2 कथन इसमें दिया जाता है और दोनों कथन को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। देन उसके बाद से यहाँ पर 4 विकल्प आपको मिल जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। इसी में से आपको राइट आंसर बताना होता था। पहले हम लोग जो कथन दिए गए हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो पहले कथन में दिया गया कि स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्य अनुसार गुणवत्ता परक शिक्षा मुहैया कराना है। कथन दूसरा दिया गया है कि स्वयं का उद्देश्य किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अब आपको दोनों कथन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। अब आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करना है कमेंट बॉक्स में। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कथन पहला सत्य है किंतु कथन दूसरा गलत है। अब देखिए कथन पहला सत्य है और दूसरा कैसे गलत है। अब देखिए कथन पहला में दिया गया है कि स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्य अनुसार गुणवत्ता शिक्षा मुहैया कराना है। तो आपको याद रखना है कि स्वयं का जो डेवलपमेंट किया गया है या इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके सहयोग से जो है इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये 24/7 यहाँ पर जो है जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लासेज 24/7 मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेज रहते हैं। और अगर बात कर लें हम कि यहाँ पर किस क्लास से लेकर किस क्लास तक के कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक के कोर्सेज आपको स्वयं के पोर्टल पे देखने को मिल जाएंगे। यानी 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर इस तक अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो स्वयं के पोर्टल पर जाकर इनरोल होकर उस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इवन उसका सर्टिफिकेट प्रूफ के रूप में ले सकते हैं। कुछ थोड़ा सा चार्ज लगता है, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है। बाकी जो क्लासेज है वो सारा कुछ आपको फ्री में मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। ये तो आपका सही हो गया कि भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्य अनुसार गुणवत्ता परक जो है शिक्षा मुहैया कराना है। सभी नागरिकों में सब आ जाएंगे, महिलाएं आ जाएंगे, आदमी आ जाएंगे, किशोर आ जाएंगे, किशोरी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पर जबकि स्वयं का उद्देश्य है किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, केवल किशोरियों को नहीं। यहाँ पर जब नागरिकों की बात की जा रही तो यहाँ पर तो सभी आ जाएंगे ना। नागरिकों के अंदर जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो और भी छात्र छात्रा सब आ जाएंगे यहाँ पर, किशोर किशोरी सब आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए ये आपका कथन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा और राइट आंसर इसका ऑप्शन सी कैसे ये भी समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये भी अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें दिया गया कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया। तो दोनों को हमें पढ़ना होगा, अभिकथन और तर्क को। उसके बाद से ही नीचे दिए गए यानी चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना होगा। जब अभिकथन तर्क अच्छे से समझ में आएगा तभी आप आंसर ईजिली बता पाएंगे। अब देखिए अभिकथन में क्या दिया गया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी असहज परिवर्तनीय होती है और इसमें वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़े और प्रोग्रामों को स्टोर जो है ये किए जाते हैं। और तर्क में क्या दिया गया कि रैम एक स्टोरेज माध्यम है जिसमें इसके विषय वस्तु बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने के बाद भी बने रहते हैं। अब अभिकथन और तर्क को समझना है, देन उसके बाद से ही इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो अच्छे से समझिए और कमेंट बॉक्स में से अपना जवाब जो है यहाँ पर मेंशन करके बताने का प्रयास करिए। देखिए वीडियो लगे कि फास्ट है तो सिंपल तरीका है, आपके हाथ में कंट्रोल है। आप चाहो तो वीडियो को 5 मिनट भी पॉज करके रोक सकते हो, 2 मिनट भी रोक सकते हो और 1 मिनट भी रोक सकते हो और 30 सेकंड भी। तो काफ़ी समय आपको मिल जाएगा क्योंकि एग्जाम हॉल में तो आप बैठे नहीं हो। एग्जाम हॉल में आपके पास टाइम होता है 3 आवर्स का, तो उसके बीच आपको मैनेज करके, लेकिन यहाँ पर फिलहाल में आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो समय ले सकते हैं ताकि आपका आंसर सही हो सके। उसके बाद टाइम को जो है आप मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल में तो आपको सही जवाब बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर आपका गलत है। कैसे है मैं बता देता हूँ। देखिए अभिकथन में दिया गया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी असहज परिवर्तनीय होती है और इसमें वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़े और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। यानी कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया,
फोटोशॉप हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो रनिंग के दौरान जो उसका डेटा बनता है वो रैम में आपका जाता है। ठीक है, तो इसमें वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़े जो है स्टोर होते हैं। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी पहले भी बताया है और काफ़ी ये सहज परिवर्तनीय होता है। तो ये तो आपका राइट है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा, और रैम का आप देख सकते हैं कि रैम के संदर्भ में काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं 2019 में, 18 में और उसके साथ 20 में। तो रैम का टॉपिक जो है आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अब देखिए तर्क में क्या बताइए कि रैम एक स्टोरेज माध्यम है जिसमें इसके विषय वस्तु बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने के बाद भी बने रहते हैं। देखिए स्टोरेज माध्यम तो ठीक है, लेकिन इसके आगे के जो ये स्टेटमेंट्स बताए जा रहे हैं, ये तर्क दिए जा रहे हैं, ये पूरा गलत है, जिसमें इसके विषय वस्तु और बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने के बाद बने रहते हैं, जबकि रैम में ऐसा नहीं होता। अगर बिजली कट गई तो जो डेटा आपका रहता है सॉफ्टवेयर का वो इरेज होकर एकदम खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिजली चली जाएगी तो रैम में वो डेटा आपका बना रहेगा, ऐसा नहीं होता, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन सी आपका इस कारण से राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सही आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और सभी का जवाब देने का प्रयास करें। गलती हो रहा है तो उसको ज़्यादा मेंशन न करें, जो गलत होगा तो वो नहीं पता होगा तो आप तो गलत करेंगे, लेकिन जो आता है तो उससे कॉन्फिडेंस से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन मैचिंग वाला है। दो यहाँ पर आपको स्लॉट मिल जाएंगे, दो बॉक्स है और दोनों में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। सेट 1 में आपको कंप्यूटर की शब्दावलियाँ दी गई हैं और सेट 2 में उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो हमें इसे क्या करना है, सिंपली मैच करना और नीचे आपको इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना। तो वीडियो को पॉज करिए, इसे मैच करिए, उसके बाद से राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। तो आइए इसे हम मैच करते हैं। देखिए सिंपली सबसे पहले दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, इसको शॉर्ट में ओएस भी बोला जाता है। तो ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका मैच कर जाएगा तीसरे के साथ। सॉफ्टवेयर जो बाह्य उपकरणों को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम को आवंटित करता है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक तरीके से ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का या पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ही प्रोग्राम किया जाता है, इसीलिए तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। यानी कंप्यूटर को संचालन के लिए काम करता है। हमेशा आपको याद रखना है जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं और जो बाह्य उपकरण होते हैं इनको नियंत्रित करने का और मेमोरी प्रोसेसिंग टाइम को आवंटित करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे, ऑपरेट करने के लिए कोई निर्देश ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका इसके साथ मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद से बी जो आपका दिया गया है वो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। ये जो ट्रिपल होता है इसका मतलब होता है इंटरनेट से चलने वाली एक सेवा, ये आपकी होती है, हमेशा आपको याद रखना है। और आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी इससे फुल फॉर्म भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इस ट्रिपल का वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि इसका ईजाद किसने किया है, तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है इसका ईजाद किया गया था, ये आपको याद रखना है, डब्ल्यू का। ठीक है, ट्रिपल है ये। फिर उसके बाद से सी है आपका डिवाइस ड्राइवर, तो ये किसके साथ मैच कर जाएगा, तो ये आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को नियंत्रित करने में ओएस की सहायता करता है, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी हेल्प कौन करता है, डिवाइस ड्राइवर। किस लिए करता है, सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है उस दौरान ये ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या करता है, हेल्प करता है, ये आपको याद रखना। फिर उसके बाद से लास्ट में आईपी, तो ये जो आपका मैच हो जाएगा ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। नेटवर्क एड्रेस एज को परिभाषित करता है और इसका प्रयोग पैकेट्स को भेजने के लिए किया जाता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स में होती है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये होता है आपका, आईपी एड्रेस अलग अलग होता है और इसके बारे में मैंने काफ़ी बताया। तो इस तरीके से आपको मैच कर लेना है। तो जैसे हमने मैच किया अब उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे हमने मैच किया। तो सिंपली आपको मैच करना है और इसके बाद से इन चारों में से देखना है कौन सा कूट आपके मैचिंग के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित अधूरे वाक्य पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं और बीच बीच में आप देखेंगे यहाँ पर गैप है, यानी कुछ वर्ड मिसिंग है, शब्द और यहाँ पर दिए गए हैं उनको आपको यहाँ पर लगाना है या फिक्स करना है। तो देखिए सिंपली आपको ये पूरा वर्ड जो आपको पढ़ना है, ये वाक्य पूरा। तो सबसे पहले लिखा गया यहाँ पर वाईफाई, यानी कि वायरलेस फिडेलिटी। अगर वाईफाई का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो हमेशा याद रखना है वायरलेस फिडेलिटी, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है का संक्षिप्त नाम है। यह लैन अथवा इंटरनेट से जुड़ने में परिकलन को सक्षम बनाने हेतु कम दूरी की करने वाला डैश डैश का समुच्चय है। तो क्या क्या यहाँ पर ये तीनों जो आपको खाली जगह दिख रहा है, क्या क्या यहाँ पर मेंशन हो सकता है, ये तीनों आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मानकों दिया गया है, तरंगों दिया गया, उपकरणों, तो इनको यहाँ पर फिक्स करना है। तो देखिए सिंपली जो यहाँ पर आपका सबसे पहले होगा
कि वायरलेस फिडेलिटी का संक्षिप्त नाम है और यह लैन अथवा इंटरनेट से जुड़ने में परिकलन मानकों, ये मानक हो जाएगा यहाँ पर, मानकों को सक्षम बनाने हेतु कम दूरी की तरंगों, यहाँ पर हो जाएगा कम दूरी की तरंगों, और फिर यहाँ पर हो जाएगा करने वाले उपकरणों का समुच्चय है। तो ये इस प्रकार से आप इनको यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो आप पूरा सेंटेंस को जब वाक्य को पढ़ेंगे तो वाईफाई का संक्षिप्त नाम जो है यहाँ पर वायरलेस फिडेलिटी होता है और यह लैन अथवा इंटरनेट से जुड़ने में परिकलन मानकों को सक्षम बनाने हेतु कम दूरी की तरंगों, यहाँ पर एक शब्द और होगा जो टाइपिंग में मिस हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कम दूरी की तरंगों का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पे का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा प्रयोग करने वाले उपकरणों का एक समुच्चय होता है। तो ऐसे आपको फिक्स कर लेना है और आपको देखना है ये कॉम्बिनेशन चारों में से कौन सा बन रहा है। तो सीरियल वाइज ही है ABC, तो आप देखेंगे यहाँ पर D वाला जो कॉम्बिनेशन है आपका फिक्स इजीली बैठता है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया इसमें, लेकिन आपको इजीली देखना है कि जो डैश डैश यानी खाली जगह है वहाँ पर कौन सा वर्ड जो है इजीली फिक्स हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अपना सही आंसर आपको बताना था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा है कि कंप्यूटर में डीवीडी रोम डीवीडी क्या है, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कब पूछा गया था इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 9 अक्टूबर 2020 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इसी टाइप से ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था कि कंप्यूटर में डीवीडी रोम, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है, क्या है, इन चारों में से बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे कई बार लिखा जा सकता है, बी जो है एक चुंबकीय स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक बार लिखा जा सकता है, और सी है एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक बार ही लिखा जा सकता है, और डी है एक चुंबकीय स्टोरेज मीडिया जिसे कई बार लिखा जा सकता है। तो डीवीडी रोम के बारे में मैंने काफ़ी एक बार एक क्वेश्चन आपको आया था किसी पार्ट्स में, जब मैंने इस यूनिट से आपको क्वेश्चन करा रहा था तो उसमें मैंने डीवीडी के बारे में और सीडी के बारे में बताया था। तो बेसिकली डीवीडी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो मैंने बताया था, डिजिटल वर्सिलिटी डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। केवल इस मेमोरी को आप रीड कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। तो ये जो है एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होता है जिसमें स्टोर डेटा को केवल आप एक बार ही सेव कर सकते हैं, इसके बाद से इसमें कोई भी डेटा आप सेव नहीं कर सकते। अगर इसके स्टोरेज की हम बात कर लें तो इसमें लगभग आपको 4.38 GB डेटा का संग्रहण क्षमता मिल जाता है, यानी कि इसमें 4.38 GB तक आप डेटा पहली बार में सेव करके रख सकते हैं, उसके बाद से इसमें तो कोई डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन कई सारी ऐसी जिसमें डेटा को कई बार लिखा जा सकता है, जबकि ये जो डीवीडी रोम है इसमें एक बार ही डेटा को लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें कई ऐसे भी टाइप्स आते हैं, ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप कई बार जो है डेटा को लिख सकते हैं। देखिए जिसमें आपका चुंबकीय स्टोरेज मीडिया के उदाहरण में जो है आपका फ्लॉपी डिस्क होता है, इसमें भी आप कई बार डेटा को लिख सकते हैं, और आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, और मैग्नेटिक रिकॉर्ड टेप होता है उसमें भी आप डेटा को, तो ये इसी के एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें कई बार भी लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है जिसे केवल एक बार ही लिखा जा सकता है इस डीवीडी में, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो गया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, उसको मैंने कराया था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और जो डिटेल्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया वो भी आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन सा सही। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कंप्यूटर जो मेमोरी होती है उसके संदर्भ में, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से राइट आंसर बताना है। देखिए पहला दिया गया कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, बी है चुंबकीय मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, और सी है फ्लैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, और डी है रैम जो दिया गया है वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब इन कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ पर इन चारों में से बताना है। क्या केवल ए बी सही है, बी है डी सही है, और सी दिया गया है केवल ए और डी सही है, और डी दिया गया है सी डी सही है। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है।
अब देखिए वोलेटाइल की अगर बात की जा रही है, सभी आपको स्टेटमेंट्स में वोलेटाइल मेमोरी की बात की जा रही है और बताया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो वोलेटाइल मेमोरी उन मेमोरी को कहते हैं जिनमें डेटा को सेव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या पावर की आवश्यकता होती है। अगर पावर नहीं मिलेगा तो उसमें डेटा सेव नहीं होगा। जैसे कि आपका मैंने बताया था रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, तो इसमें जब पावर सप्लाई जाती है तभी डेटा सेव होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि रैम का यूज ज़्यादातर जब सॉफ्टवेयर आप ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेट करते दौरान जो भी डेटा होता है वो रैम में रहता है, और जैसे ही बिजली की सप्लाई आपके सिस्टम से कटती है उसमें से डेटा इरेज हो जाता है। तो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब हमेशा आपको याद रखना है कि इसको पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। बिना पावर सप्लाई के इसमें डेटा आप सेव नहीं कर सकते। अगर नॉन वोलेटाइल की बात करें तो उसमें कई सारा विकल्प आप दे सकते हैं, जो मैग्नेटिक टेप होता है, जो डीवीडी होता है, सीडी होता है, और भी आपके हार्ड डिस्क होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाए या न जाए लेकिन उसमें डेटा आपका सेव रहता है। तो वो सारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और डी आपका राइट हो जाएगा, ए और डी। कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये आपको याद रखना, अभी मैंने आपको बताया। और रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कैश मेमोरी और रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है। बाकी जो मैग्नेटिक मेमोरी होती है और जो आपके डीवीडी कह लीजिए, सीडी, जिसमें एक बार आप डेटा सेव कर देते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, इसमें डेटा आपका बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी सेव रहता है। लेकिन जो वोलेटाइल मेमोरी होती है उनमें सेव नहीं रहता है, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आंसर भी समझ में आया होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि रीसाइकिल विंडो ओएस में एक ऐसा क्षेत्र है जहां किससे हटाई गई फाइलें रहती हैं। अब आपको इन तीनों को पढ़ लेना है। जैसे हार्ड डिस्क दिया गया, पेन ड्राइव दिया गया, सीडी रोम दिया गया है। तो आपको बताना है कि एक जो रिसाइकल बिन का आपको विंडो ओएस में एक ऐसा क्षेत्र मिलता है जो ऐसे आप कह लीजिए डस्टबिन की तरह होता है इस तरीके से, और उसमें कुछ भी आप जब डिलीट करते हैं तो इस तरह से कूड़े की तरह आपको शो होता है, दिखाई देता है, और उसे चाहे तो आप फिर से रीस्टोर भी कर सकते हैं। जब रिसाइकल बिन में से अगर डिलीट कर देते हैं तो उसे आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कौन सी यहाँ पर जो है फाइल्स हैं जहाँ से अगर आप डेटा को हटाते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाती है। हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी रोम है। नीचे दिए गए इन विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है आपको, केवल ऑप्शन हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में से अगर आप कोई भी फाइल हटाते हैं, डिलीट करते हैं, तो वो पहले रिसाइकल बिन के इस बॉक्स में जाता है और यहाँ पर वो रहता है। अगर आप चाहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, गलती से डिलीट हो गया, तो यहाँ से आप रीस्टोर कर देंगे तो आपकी फ़ाइल वहीं पर चली जाएगी जहाँ से आपने डिलीट किया। लेकिन रिसाइकल बिन में से अगर डिलीट कर देते हैं तो वो दोबारा वापस नहीं आ पाएगी। बाकी पेन ड्राइव में अगर लगाते हैं, सिस्टम में डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। सीडी रोम भी आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। तो याद रखना है कि हार्ड डिस्क आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये केवल ए आपका यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि इसी में ए बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन और आंसर क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस टाइम कम से अधिक की ओर के आधार पर निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी को सही क्रम में पहचान करिए। तो देखिए यहाँ पर मेमोरी के अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि कम से अधिक की ओर जो है इस क्रम को लगाना है। यानी एक्सेस टाइम होती है स्पीड के हिसाब से, किस मेमोरी में कितना ज़्यादा तेज़ी के साथ आप एक्सेस कर पाते हैं। कम से, जिसमें सबसे कम है उसको पहले रखेंगे, फिर उसके बाद जिसमें ज़्यादा है उसको आगे रखेंगे। तो ये क्रम आपको फॉलो करना है। देखिए इसमें रजिस्टर्स दिया गया, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी, और नीचे यहाँ पर 4 विकल्प में कुछ क्रम दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा क्रम आपका परफेक्ट या सही है, वही आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्रम में आपका आ जाएगा रजिस्टर आ जाएगा। तो इसमें सबसे कम समय एक्सेस टाइम लगता है, और फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे जो है आपका कैश मेमोरी आ जाएगा ये क्रम में, और तीसरे नंबर पे आपका जो है मेन मेमोरी यहाँ पर आ जाएगी, और चौथे नंबर पे आपका यहाँ पर आ जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। तो ये क्रम आपका राइट हो जाएगा। तो सबसे कम समय रजिस्टर्स की जो मेमोरी होती है इसमें एक्सेस टाइम होता है, फिर मेन मेमोरी होता है, और फिर उसके बाद से जो है आपका मेन मेमोरी तीसरे नंबर पे आएगा, और दूसरे नंबर पे कैश मेमोरी आएगा। मैं क्रम को यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा करके। देखिए सबसे पहले आपका रजिस्टर्स है, यहाँ पे ऐसे क्रम में बना देता हूँ। फिर उसके बाद से आपका कैश मेमोरी हो जाएगा, कैश मेमोरी आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका अगला जो नंबर आएगा वो मेन मेमोरी का हो जाएगा, मेमोरी हो गया आपका, नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर कामा दे के। तो उसके बाद चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। क्या आ जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी आपका यहाँ पर आ जाएगा।
तो ये क्रम आपका बनेगा रजिस्टार्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सबसे कम समय रजिस्टार्स में, कैश मेमोरी में उससे ज़्यादा लगेगा, मेन मेमोरी में उससे ज़्यादा लगेगा और सेकेंडरी मेमोरी जो आपके होते हैं हार्ड डिस्क उसमें एक्सेस टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये क्रम है, सबसे फास्ट आपका रजिस्टार्स होता है, फिर उससे फास्ट आपका कैश मेमोरी, फास्ट का मतलब इसके बाद दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे मेन और चौथे नंबर पे सेकेंडरी। 2 से 3 बार मैंने रिपीट किया ताकि ये क्रम आपको याद हो जाए, दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर इजीली बता पाएँ। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रही है, ये स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है। 2 कथन दिए गए हैं, पहला कथन यहाँ पर है, दूसरा कथन यहाँ पे। दोनों स्टेटमेंट्स को हमें पढ़ना है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया किसी 3 अंकों वाले दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए अपेक्षित बिट्स की न्यूनतम संख्या 10 है। और कथन दूसरे में दिया गया कि किसी डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को बिट्स बाइट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, जहां पर 1 पेटाबाइट्स बराबर, ये 2 के पावर 50 हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 के पावर 50 बिट्स के बराबर होता है। अब दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देन उसके बाद से आपको राइट आंसर नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से आपको क्या करना है, बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला आपका सत्य हो जाएगा और कथन दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए किसी भी 3 अंकों वाले दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए जो अपेक्षित बिट्स की न्यूनतम संख्या होती है वो 10 होती है। और अगर बात कर ले 4 अंकों की संख्या में कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 14 होता है। याद रखना है आपको कितना होता है, 14। फिर अगर हम बात कर ले 6 अंकों की संख्या में कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 20। तो ये आपको याद रखना है। मान लीजिए 3 अंकों वाले दशमलव संख्या के स्टोर करने के लिए अपेक्षित बिट्स की न्यूनतम संख्या 10 पूछ लिया गया है, तो 4 अंकों की पूछ लिया जाएगा तो 14 हो जाएगा, 6 अंकों की पूछ लिया जाएगा तो 20। ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि 1 पेटाबाइट्स बराबर 2 के पावर यहाँ पर 50 दिया गया है, जबकि ये गलत हो जाएगा। इसमें आपका होता है 8 गुणते आपका 10 के पावर आपका यहाँ पर हो जाएगा 15 बिट्स के ये बराबर होता है, जबकि यहाँ पर 2 के पावर 50 दिया गया है। तो इसलिए ये दूसरा भी आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि रैम निम्नलिखित में से किस पर होती है, यानी कि रैम जो मेमोरी होती है वो किस पर होती है, हार्ड डिस्क पे होती है, एक्सटेंशन बोर्ड पे, या मदरबोर्ड में होती है, या DUSB में होती है। सही आंसर आपको बताना है कि जो रैम होता है वो कंप्यूटर में कहाँ पर होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कंप्यूटर में ये रैम जो है आपका मदरबोर्ड में होता है। मदरबोर्ड इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी पे सारे जितने भी छोटे छोटे आपके ट्रांजिस्टर हो गए, डायोड हो गए, रेजिस्टेंस हो गए, रैम वगैरह फिक्स होते हैं, इसीलिए इसको मदरबोर्ड बोलता है। सब कुछ का सारा फिक्स इसी मदरबोर्ड पे आपका होता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए मदरबोर्ड सामान्य कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं। इनको प्रिंट करके ही आपको इस तरीके से ये बोर्ड होते हैं लंबे, और इसी पे सारा IC वगैरह वगैरह सारा कुछ फिक्स आपका रहता है। ये प्रिंट होता है कंप्यूटर से 3D, और इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि सारा कुछ इक्विपमेंट इस पे असेंबल होता है, छोटा छोटा जो भी कंप्यूटर का पार्ट्स होता है। और रैम भी इसी भाग पे जो है आपका फिक्स होता है। और मदरबोर्ड के अन्य भाग CPU चिप और IDC ये सारा कुछ कंट्रोल होता है यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन में जो पूछा गया उसे भी आपको याद रखना है। रैम कहाँ फिक्स होता है, मदरबोर्ड में फिक्स होता है। और मदरबोर्ड्स के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत डिटेल आपको बताया, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको याद करते हुए चलना। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और इसका राइट आंसर भी आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं A B C D E करके, और सभी स्टेटमेंट्स को इत्मीनान से पढ़ना है। देन उसके बाद से ही आपको ये 4 विकल्प जो नीचे दिए जाते हैं इसमें से आपको राइट आंसर बताना होता है। सबसे पहला यहाँ पर जो आपको दिया गया है स्टेटमेंट्स की NKN यानी कि न्यू नॉलेज नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म ये होगा। और B जो है मोक्स ऑफ लाइन जो है पाठ्यक्रम है। C जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है भारत सरकार की एक पहल है। और D दिया गया CPU का क्लॉक रेट गीगाबाइट में मापा जाता है। और E है परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है। अब इन सभी स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस बना के दिया गया, CE सही है, BC सही है, CD सही है, या AE सही है। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स तो सही नहीं है, इतना तो आपको विकल्प देख के क्लियर हो गया होगा। 2 ही विकल्प ऐसे हैं जो आपके सही होंगे, क्योंकि
आपके ऑप्शन में भी इसी तरीके से हिंट दिया गया। बाकी आपके सारे गलत होंगे, केवल 2 सही होंगे, लेकिन वो है कौन सा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका, पहले तो एक सी आपका सही हो जाएगा और उसके बाद से ई आपका सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, ए, बी और डी ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो गलत को ही मैं पहले बता देता हूँ कि गलत ये आखिर क्यों है। और जो यहाँ पर सबसे पहले NKN दिया गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल नॉलेज नेटवर्क होता है, न कि न्यू नॉलेज नेटवर्क, इसलिए ये गलत है। फिर उसके बाद से MOOC जो दिया गया है ऑफलाइन पाठ्यक्रम है, इससे आप सभी परिचित हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, तो ऑफलाइन की तो कोई बात ही नहीं होती, ये इसलिए गलत हो गया। और CPU जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो CPU क्लॉक रेट गीगा हर्ट्ज में नापा जाता है, न कि गीगाबाइट में, हर्ट्ज में, ये तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। बाकी जो सही है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सी के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो देखिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश में उच्च क्षमता कंप्यूटिंग को जो है प्रोत्साहित करना, उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर को बनाने के बारे में एक तरीके। देखिए परम शिवाय जो है एक सुपर कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना है, और यह जो है पूर्णतः स्वदेशी है, यानी कि पूरा देश में इसका जितना भी इक्विपमेंट है या पूरे देश में इसको बनाया गया है। और इसे याद रखना है आपको IIT BHU में स्थापित किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि इस सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो IIT BHU का फुल फॉर्म आपको पता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपका हो गया। तो यहाँ पर सी और ई आपका राइट हो गया, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर सी और ई दिया गया है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये भी स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है, 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों कथन को आपको बड़ा इत्मीनान से पढ़ना है। देन उसके बाद से आपको इन चारों में से ही अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। कथन पहले में दिया गया है कि कैसे मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से तेज होती है, और कथन दूसरा दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसे मेमोरी की तुलना में प्रोसेसर के कहीं अधिक निकट होती है। अब दोनों स्टेटमेंट्स को बड़ा आराम से समझना है, देन उसके बाद से ही ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो समय ले सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके, उसके बाद से आप राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला सही है आपका, किंतु कथन दूसरा क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अब देखिए इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था जिसमें मेमोरी के क्रम को मैंने बताया था कि सबसे पहले वो मेमोरी जो कम समय लेती है एक्सेसिंग टाइम में, फिर उसके बाद से वो, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कैश मेमोरी के बारे में बताया था। उसके बाद से फिर मैंने आपको रैम के बारे में बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी के। तो कैश मेमोरी जो है एक्सेसिंग टाइम बहुत कम लेती है, देन उसके बाद से रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो ये तो आपका ऐसे ही राइट हो गया कि कैश मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से तेज होती है, तो ये सही बात है। और इसके बाद से जो यहाँ पर दिया गया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है कैश मेमोरी की तुलना में प्रोसेसर के कहीं अधिक निकट होती है, ऐसा नहीं है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी की तुलना में प्रोसेसर से अधिक निकट नहीं, लेकिन ये इससे ज़्यादा दूर होती है। तो ये निकट दिया गया है, लेकिन दूर अगर यहाँ पर मेंशन होता तो ये सही हो सकता था, लेकिन ये पास दिया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सही आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो वेब ब्राउजर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन बताया था, तो जो मैं डिटेल्स बताता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। तो वो सारे अगर ब्राउजर के नेम अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर आप इजीली बता पाओगे कि इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। पहला है फायरफॉक्स, बी है फेसबुक, सी है क्रोम, डी है सफारी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका फेसबुक। फेसबुक लगभग सभी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे उनका अकाउंट होगा, चलाते हैं या नहीं चलाते वो तो उनको पता होगा, लेकिन फेसबुक एक आपका सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया है जहाँ पर हम अपने विचारों को साझा करते हैं, दूसरे व्यक्ति उनको पढ़ते हैं, मित्र बनाते हैं, यहाँ से वहाँ जो भी है इस तरीके का काम यहाँ पर होता है। और ये आपका क्या है, एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। बाकी ये आपका जो फायरफॉक्स है, जिसको पूरा नाम इसका मोजिला फायरफॉक्स है, ये आपका वेब ब्राउज़र है ये आपका। और क्रोम भी आपका वेब ब्राउज़र है, इसको भी आप ऑपरेट करते हैं फ़ोन में भी, अब ये आता है। सफारी भी क्या है आपका वेब ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी है, यूसी है, ये सब वेब ब्राउज़र है, ये आपको याद रखना है।
अगर वेब ब्राउज़र के बहुत सारे नाम पता है तो ईजिली एलिमिनेट कर पाओगे। अगर ऐसे फेसबुक दे दे, व्हाट्सअप दे दे, तो ये तो आप सभी को पता है कि ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए यहाँ पर ये फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है कि URL, मैं इंग्लिश में लिख देता, URL का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। इसके बारे में भी मैंने बताया URL का फुल फॉर्म क्या है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। तो फुल फॉर्म अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर आप राइट आंसर बता पाएंगे। पहला है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन है, बी है आपका यूनिवर्सल रिस्पॉन्स लोकेटर, और सी है आपका यूनिफाइड रिस्पॉन्स लोकेशन, और डी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अब इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसको कहा जाता है URL को। ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखिए इसको याद रखना है आपको कि इसका प्रयोग जो है वेब ब्राउज़र द्वारा वेब में पब्लिश्ड रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और इसे पहली बार वर्ष 1994, कब 1994 में इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ सेट 1 दिया गया है, दूसरे तरफ सेट 2। तो सेट 1 को सेट 2 के साथ हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करिए, इसको मैच करिए और अपना राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करें। सबसे पहले देखिए सेट 1 में वेब ब्राउज़र दिया गया है, तो ये किसके साथ आपका मैच कर जाएगा, तो ये आपका मैच कर जाएगा दूसरे के साथ। जो क्रोम आपका होता है, गूगल क्रोम, वो क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है। ये फ़ोन में भी आपका आता है, और इसके साथ साथ अगर चाहो तो आप इसको लैपटॉप में, डेस्कटॉप में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट को चलाने के लिए या वेब ब्राउजिंग के लिए। फिर उसके बाद से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर चौथे के साथ मैच हो जाएगा। डॉस होता है, इंग्लिश में मैं इसको लिख देता हूँ, इस प्रकार से होता है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसे पर्सनल कंप्यूटर में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसके बाद से सी जो आपका दिया गया है सेकेंडरी मेमोरी, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। जो हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जांपल है। प्राइमरी स्टोरेज के आपके रैम है, रोम है, कैश मेमोरी, ये सब क्या है, प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल आपके हैं। उसके बाद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड जो आपका होता है, इसमें एक्सेल होता है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये सब क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और किसी काम के लिए जो है इसे प्रोग्राम करके बनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सिंपली ऐसे मैच करना था, देन उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना था। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, और ये भी आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ सेट 1, दूसरी तरफ सेट 2 दिया गया है, और हमें सेट 1 को सेट 2 के साथ मैच करना है, जैसे कि हमने ऊपर किया था। तो उसी प्रकार से इसे आपको मैच करना है, और इजीली ऐसे क्वेश्चन अगर 2 भी मैच आप कर पाते हैं तो आई थिंक ये सीक्वेंस आपका बन जाता है। किसी कंडीशन में नहीं बनता है, लेकिन 2 का भी आप मिलान सही तरीके से करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं उसके हिसाब से। अगर नहीं पता है चारों का तो भी आप राइट आंसर लगा सकते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर दिया गया है, तो सॉफ्टवेयर किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका जो लाइनेक्स होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके साथ ये मैच हो जाएगा। और इसके बाद से जो आपका हार्डवेयर दिया गया है, तो वो किसके साथ मैच होगा, तो हार्डवेयर जो है आपका तीसरे के साथ मैच होगा। हार्ड डिस्क जो है एक हार्डवेयर है। और इसके बाद से सी जो आपका दिया गया है एल्गोरिदम, ये किसके साथ मैच होगा, तो ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। समस्या निवारण की सोपानिक पद्धति को ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। और डी जो आपका है डेटा, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये मूल तथ्य एवं आंकड़ों को जो हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसको मैच कर ले। लाइनेक्स के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये सॉफ्टवेयर है। तो देखिए लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेशली प्रोग्राम किया जाता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो लाइनेक्स भी क्या है आपका, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये होता है। ये आपको याद रखना, सॉफ्टवेयर बोला गया तो इसके अंतर्गत ये आ जाएगा, लेकिन ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पर बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा। हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, हार्डवेयर का जो एग्जांपल हार्ड डिस्क है, यहाँ पर डेटा तो मूल तथ्य आंकड़े, इस तरीके से समझ में आ रहा। एल्गोरिदम का मतलब आप समझ सकते हैं समस्या निवारण के लिए सोपानिक पद्धति। सोपान का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, एक क्रम, जिससे आप समस्या का निवारण कर सके। तो आई होप कि ऐसे मैच आपने कर लिया होगा, और नीचे इन चारों विकल्पों में से ही आपको राइट आंसर बताना था। तो जैसे हमने मैच किया
उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है। यहाँ पर आपको इन चारों में से बताना है। पहला इनपुट है, बी आउटपुट है, सी मेमोरी है और डी प्रोसेसर। प्रोसेसर तो होगा नहीं, जॉयस्टिक जो गेम में आप खेलते हैं, मेमोरी तो ये होगा नहीं, इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसके बाद बाकी बच गया 2 विकल्प, ए और बी। मैंने आपके लिए आसान कर दिया। अब इसमें से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग जो है गेम में किया जाता है। जब गेमिंग खेलते हैं तो मैं इसका स्ट्रक्चर तो बना नहीं पाऊंगा, इस तरीके से आपका यहाँ पर ये होता है और इस प्रकार से ये आपका एक रिमोट होता है और यहाँ पे इस तरीके से जॉयस्टिक होता है जिसको राउंड में करते हैं बच्चे, गेम खेलते हैं प्ले स्टेशन में। तो ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। और बाकी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये भी जो है आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। अगर इसकी जगह कुछ और पूछ लिया जाता है कीबोर्ड या माउस के बारे में तो ये भी आपको याद रखना है, ये सब इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा और राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल यहाँ पर पूछा जा रहा है। एंड्रॉयड तो आप सभी को पता है कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ़ोन में इस्तेमाल किया जाता है, एंड्रॉयड के जो फ़ोन होते हैं। और इसके बाद से जो OS होता है ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं आपका है। और बाकी MS वर्ड आपका हो गया और उसके बाद से लास्ट में लाइनेक्स है। तो इन दो में से आपको क्या करना है, अपना राइट आंसर बताना है। तो लाइनेक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी इससे पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, लेकिन उस मिलान में सॉफ्टवेयर पूछा था तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने इसे ले लिया था क्योंकि और भी विकल्प यहाँ पर नहीं थे। लेकिन लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको याद रखना। बाकी इसमें जो आपका MS वर्ड हो गया, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इसमें MS वर्ड में आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, शीट, ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा जिसमें हम काम करते हैं। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। सूचना क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है इन चारों विकल्पों में से। हम थोड़ा अपना स्पीड बढ़ा रहे हैं इसलिए कि क्वेश्चन जो है हमें टोटल 30 करने हैं। मैं उसके बारे में भी बता रहा हूँ तो ज़्यादा समय लग रहा है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ी सी स्पीड को मैं बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो सूचना क्या है ये आपको बताना है। इनमें से अव्यवस्थित प्रदत्त होता है, संसाधित प्रदत्त, या सी व्यतिरिक्त प्रदत्त होता है, या डी दिया गया हमेशा क्रमिक प्रदत्त होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि सूचना जो है आपका संसाधित प्रदत्त होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड डेटा। प्रदत्त का मतलब डेटा आपका हो गया, संसाधित का मतलब प्रोसेस, ठीक है। सामान्य तौर पर यह सार्थक जानकारी का उत्पादन करने के लिए डेटा अर्थात सूचनाओं का संग्रह और हेरफेर होता है एक प्रकार का, और इसे सूचना प्रसंस्करण का सबसेट भी माना जा सकता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि संसाधित प्रदत्त जो है एक प्रकार का सूचना आता है, इंग्लिश में इसको प्रोसेसिंग डेटा कहा जाता है। इतना याद रखना आपको। ऑप्शन बी क्या हमारा हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर बेसिकली GIF, ये जो आपकी एक फाइल होती है, आप सभी को पता है ये हिलती डुलती हुई एक चित्र कह सकते हैं, फिगर या इमेज होती है जिसको GIF के नाम से जाना जाता है। तो इसका फुल फॉर्म ही यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। GIF का फुल फॉर्म भी आई थिंक मैंने आपको बता रखा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और बी दिया गया ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, सी दिया गया ग्लोबल इंटरचेंज फॉर्मेट और डी दिया गया ग्राफिक्स इनपुट फॉर्मेट। तो GIF का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जो है GIF का फुल फॉर्म होता है। एक प्रकार की एनिमेशन फाइल होती है, कुछ सेकंड के लिए उसमें जो भी इमेज होती हैं, कुछ उसमें मूवमेंट्स होता है, ये आपको याद रखना है। ऐसी फाइल्स आप सभी ने देखी होगी, तो ये आपको याद रखना है। GIF का फुल फॉर्म पूछे तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से निम्नतम से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी की सही सूची कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या, निम्नतम से उच्चतम स्पीड, यानी निम्नतम का मतलब ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है
एक्सेसिंग टाइम कह सकते हैं। फिर उसके बाद उच्चतम स्पीड, जिसमें ज़्यादा स्पीड आपको मिलता है, वो क्रम आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए, इन चारों में से ही आपको राइट आंसर बताना है। समय आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया था, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट होगा। द्वितीयक भंडारण, सेकेंडरी स्टोरेज में आपका हार्ड डिस्क हो गया और भी जो पेन ड्राइव, ये सेकेंडरी स्टोरेज के आपके एग्जाम्पल है। मुख्य स्मृति में आपका रैम आ जाएगा, ये रैम जो है मुख्य स्मृति का एग्जाम्पल है, और कैश मेमोरी आपका आ जाएगा। तो पहले तो द्वितीयक जो भंडार है ये निम्नतम समय, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा समय एक तरीके से लेता है, और मुख्य स्मृति इससे कम समय, और कैश मेमोरी, तो ये क्रम हमारा उल्टा था उस समय। कैश मेमोरी को मैंने या रजिस्टर को पहले लिया था और इस तरीके से लगाया था, तो यहाँ पर उल्टा इसका करना है, ये आपको याद रखना है। निम्नतम से उच्चतम स्पीड पे जाना, तो सबसे उच्चतम स्पीड जो है डाटा एक्सेसिंग का आपका कैश स्मृति का होता है इस क्रम में। तो ये तो ठीक है आपका, द्वितीयक भंडारण में सबसे कम, मुख्य स्मृति में उससे, तो ये क्रम आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और जो पूछा गया उसी का आपको जवाब देने का प्रयास करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंटरनेट की स्पीड, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया, खाली स्थान में मापी जाती है, किस में मापी जाती है? पहला दिया गया है GHz का है, और बी है GBps में, सी है GB में, और डी है यहाँ पर DPI में। तो देखिए इसका तो डॉट पर इंच फुल फॉर्म होता है, DPI का याद रखना है, तो इसमें तो स्पीड मापी नहीं जाती। GB का तो मतलब गीगाबाइट होता है, एक यूनिट है आपका मेमोरी का। और यहाँ पर बेसिकली जो आपका बी दिया गया है GBps, ये आपका राइट हो जाएगा। और GHz जो दिया गया है, ये कंप्यूटर के CPU प्रोसेसर की स्पीड की एक यूनिट होती है, GHz, ये आपको याद रखना है। बाकी GBps हो गया, ये यहाँ पर MBps आपका कह लीजिए, MBps हो गया, ये सब आपके क्या है, इंटरनेट स्पीड के जो है इसमें जो है इसमें मापा जाता है। यानी MBps का मतलब आपका यहाँ पर हो जाए अब मेगाबाइट पर सेकेंड हो गया, और GB का मतलब गीगाबाइट पर सेकेंड हो गया, तो इसमें इंटरनेट की स्पीड को मापा जाता है। तो हम तो फिलहाल में यहाँ पर जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जिससे मैं आपका वीडियो अपलोड करता हूँ, वो kbps में इसका स्पीड आता है। कभी कभी MBps में भी ये स्पीड मुझे मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये kbps में स्पीड मिलती है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होता है, इसलिए अपलोडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है कभी कभी वीडियो को बना के अपलोड करने में। तो इस तरीके की प्रॉब्लम मुझे फेस करनी होती है। लेकिन आपको याद रखना है GBps, MBps हो गया, kbps भी हो गया, ये सब क्या है, इंटरनेट की स्पीड को जो है इसमें मापा जाता है। देखिए अब GBps की जगह आपको MBps दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, kbps भी दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब इंटरनेट की स्पीड को इसमें मापा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। बड़ा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, अभिकथन और तर्क वाला। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए, दूसरा यहाँ पर तर्क आर दिया गया है। तो अभिकथन और तर्क को इत्मीनान से आपको पढ़ना है। पहले अभिकथन में दिया गया, मशीन लर्निंग में अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है ताकि एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण हो सके। और तर्क दिया गया कि सही वर्गीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डेटा जो शोर से मुक्त हो तथा पर्याप्त डेटा एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए अपेक्षित होता है। अब अभिकथन तर्क को अच्छे तरीके से समझना है, फिर उपयुक्त कथनों का अवलोकन यानी समझने के बाद इन चारों विकल्पों में से ही आपको अपना क्या करना है, राइट आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसको थोड़ा समझते हुए चलते हैं। देखिए मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक उपभाग कह लीजिए होता है, जिसके अंतर्गत कोई भी मशीन आंकड़ों एवं एल्गोरिदम से सीख कर स्वयं को बेहतर बना सकती है, और इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डेटा की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। इंटरनेट या डेटा कनेक्शन आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। और इसके बाद से इसके लिए हमेशा इसके सही वर्गीकरण के लिए जो है अच्छी गुणवत्ता वाले डेटा की हमेशा आवश्यकता होती है जो शोर से मुक्त हो या नॉइस रहित हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकथन तर्क दोनों सही है। तर्क अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वेबसाइट का प्रयोग कर किसी भी शिकायत को निकालने को क्या कहा जाता है। उस शब्द को ही पूछा जा रहा है यहाँ पर। पहला साइबर वेटिंग कहा जाता है, बी है वेब हेटिंग कहा जाता है, सी दिया गया वेब एंगर कहा जाता है, डी साइबर दुरुपयोग कहा जाता है। तो वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालने को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको साइबर वेटिंग कहा जाता है। याद रखना है, वेबसाइट का प्रयोग करते हैं और किसी की शिकायत को निकाल लेते हैं तो इसी को हम साइबर वेटिंग के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत या गुस्सा निकालने
को ही साइबर बेटिंग यहाँ पर कहा जाता है। 2 से 3 बार मैंने रिकॉल किया, याद हो जाएगा आपको। फिर इसके बाद से वेब हेट के बारे में अगर हम बात कर लें तो इंटरनेट के माध्यम से घृणा प्रदर्शित करना, जैसे कि किसी वीडियो में भड़काऊ भाषण देना या घृणा फैलाना, ये सारा कुछ जो है आपका वेब हेट के अंतर्गत आपका आ जाएगा। बाकी वेब एंगर में जान लेते हैं तो यह इंटरनेट के माध्यम से गुस्सा प्रदर्शित करना, जैसे कि किसी वीडियो को सामूहिक डिसलाइक करना, तो ये वेब एंगर के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी आपका साइबर दुरुपयोग हो गया तो यह इंटरनेट का दुरुपयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी को धमकी भरे मैसेज भेजना और भी कुछ ऐसे इनलीगल काम करना, ये साइबर दुरुपयोग का एग्जाम्पल आपका होता है। तो आई होप कि ये चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गए, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर साइबर बेटिंग होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है कि IoT संक्षिप्त का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है, यानी कि IoT का फुल फॉर्म आपको बताना है। यहाँ पर पहला है इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ टूरिज्म होता है क्या, B दिया गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, C दिया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है और D दिया गया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन होता है। तो IoT का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। हर जो है 5 क्वेश्चन में से अलग अलग ईयर्स में या अलग अलग शिफ्ट में से एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म का क्वेश्चन कंफर्म एक आना है, ये आपको याद रखना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंक जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये थिंग्स हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजिंग में आप भी गलत आंसर लगा बैठोगे, लेकिन याद रखना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। अगर इंग्लिश में भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो INTE और उसके बाद से नेट आपका हो जाएगा इंटरनेट्स ऑफ, ये आपका THING आपका यस हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका, ये थिंक नहीं होगा, तो ये कंफ्यूजिंग में थोड़ा सा हो गया क्योंकि एक जैसा आपको भी लगेगा, लेकिन ये राइट है, थिंग्स आपका हो जाएगा। देखिए IoT सामान्य रूप से इंटरनेट का एक नेटवर्क होता है जो उन उपकरणों एवं वस्तुओं को आपस में जोड़ने का काम करता है जिनमें डेटा संग्रहण एवं प्रसंस्करण की क्षमता होती है। ये आपको याद रखना है IoT के संदर्भ में, और ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए यहाँ पर ब्लैंक स्थान दिया गया है, डैश डैश ऐसे ही आया है क्वेश्चन। मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है। अब देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है RAM दिया गया है, B दिया गया WAN और C दिया गया ROM और D दिया गया कैसे। अब इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी मेमोरी का टाइप्स है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को जो है संभालने का काम करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा इंग्लिश में ROM, ये हो जाएगा। तो ये जो रोम होता है ये मेमोरी का एक ऐसा टाइप होता है जो कंप्यूटर स्टार्टअप के रूटीन को क्या करता है, संभालने का काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। तो रोम का तात्पर्य रीड ओनली मेमोरी होता है जो कि जानकारी को स्थायी रूप से संग्रहित करने का काम करता है। और देखिए रीड ओनली मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है कि हम इस पर स्टोर किए गए प्रोग्राम और डेटा को केवल पढ़ सकते हैं लेकिन इस पर लिख नहीं सकते, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। आई होप कि यह भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए, पहला अभिकथन A, दूसरा तर्क R दिया गया है। अभिकथन A में दिया गया है कि भारत में मोबाइल प्रयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तर्क R में दिया गया है कि मोबाइल की कीमतें जो है कम हो रही हैं। अब बताना है उपयुक्त कथनों का अवलोकन करना है, यानी अभिकथन और तर्क का। देन उसके बाद से ऑप्शन A, B, C, D में से राइट आंसर क्या है इसका जवाब देना है। वीडियो फास्ट लगे पॉज करिए, इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए, देन उसके बाद से राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर A। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका 25 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसे शिफ्ट आते हैं जिसमें क्वेश्चन काफ़ी इजी होंगे। आप सभी ने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में कहीं पे आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे, तो वो एक शिफ्ट में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत ईजी मत के 1 लाइन में आ जाते हैं, एक ही फ्रेम में, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होता है। लेकिन किसी शिफ्ट में काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए हो जाती है। लेकिन आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होकर जाना है।
अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए कैसे राइट आंसर है। देखिए भारत में मोबाइल प्रयोगकर्ताओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, तभी तो हम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक पे अकाउंट बढ़ रहे हैं। ऐसे ही तो फेसबुक पे जो है लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है, ऐसे ही यूट्यूब के यूज़र की संख्या तो नहीं बढ़ रही है। भारत में ही बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब चलाते हैं। तो जब मोबाइल यहाँ पर प्रयोगकर्ताओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है भारत में, ये तो सही बात है, क्योंकि मोबाइल की कीमतों में कमी हो रही है, ये भी सही है, तर्क तो सही है, जिसके कारण से जो है भारत में मोबाइल उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब देखिए चाइनीज कंपनी बहुत सारी हैं जो कम प्राइस में काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ोन बना देती हैं, जिससे लोग जो है परचेज कर पाते हैं 4 से 5 हज़ार में, 2 हज़ार में भी मोबाइल फ़ोन मल्टीमीडिया मिल जाएगा, 3 हज़ार 4 हज़ार में, 10 हज़ार में अच्छा खासा मल्टीमीडिया फ़ोन आपको मिल जाएगा, एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाएगा टच स्क्रीन के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जो कीमत होती है, कीमत किसी भी परचेजिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा महंगा होगा तो सभी लोग परचेज नहीं कर पाएंगे। जो अमीर व्यक्ति होंगे, जैसे कि आईफोन हो गया, सभी परचेज नहीं कर पाएंगे। अब तो अफोर्डेबल प्राइस में वो भी बना रहे हैं, 30-40 हज़ार 50 हज़ार में उनका भी फ़ोन आने लगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो जैसे ही परचेजिंग कैपेसिटी के अंतर्गत कोई भी सामान आएगा तो लोग उसे खरीद लेंगे। तो मोबाइल भी जैसे चाइनीज कंपनी की होती है, काफ़ी सस्ती होती हैं, इसलिए उनको परचेज किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि कैसे ये क्वेश्चन हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन नंबर 29 है। ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल विस्तार क्या है, यानी उसका जो फाइल आप सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन या जो एक्सटेंशन ही कह लीजिए वो क्या होता है। तो एमएस वर्ड करके उसके बाद से क्या डॉक्सेस है, पीएनजी डॉट है, या डॉट डॉक है, या फिर डॉट जेपीजी है। तो देखिए यहाँ पर ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का जो फाइल विस्तार होता है, एक्सटेंशन होता है, वो किस में होता है, वो आपका डॉक्स में होता है। ठीक है, किस में होता है, डॉक्सेस में। ठीक है, यहाँ पर DOCX डॉट एमएस वर्ड करके ऐसे आएगा, ये आपको याद रखना है। बाकी के जो विकल्प हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे पीएनजी आपका हो गया, तो पीएनजी का अर्थ होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फुल फॉर्म पूछ लिया जाए पीएनजी का, याद रखना आपको क्या, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका प्रयोग जो है ग्राफिक्स फाइल के संग्रहण हेतु किया जाता है हमेशा। पीएनजी में देखते हैं आप, बैकग्राउंड कुछ नहीं रहता है, जिसका पीएनजी इमेज रहता है उसको आप किसी भी बैकग्राउंड इमेज पे फिक्स कर सकते हैं। बाकी सी जो विकल्प दिया गया है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए डॉक एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 एवं उससे पुराने संस्करण हेतु प्रयोग किए जाते थे, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर 2003 के पहले हैं तो उसमें एक्सटेंशन के रूप में या फाइल विस्तार के रूप में जो है यहाँ पर जो है डॉक का यानी डॉट डॉक का इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके बाद से जेपीजी के बारे में हम बात कर ले, तो जेपीजी का जो फुल फॉर्म है या पूरा नाम, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पॉइंट फोटोग्राफी जो है यहाँ पर ग्रुप, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका। और इसके बाद से इसका प्रयोग चित्र संग्रहण के लिए किया जाता है। तो ये चारों विकल्प को मैंने अच्छे तरीके से आपको क्लियर किया। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉक्सेस है। पीएनजी के बारे में बताया, डॉक के बारे में बताया, जीपीजी के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आंसर भी आप सभी ने राइट बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 है। ये दशमलव संख्या 9 हेतु द्विचर संख्या क्या है। अब इसका आंसर आप सभी बताएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, आई होप कि उसका आंसर आप सभी ने दिया होगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर बताना है। अभी मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ, उसके बाद से मैं उस क्वेश्चन को दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पर और उसका राइट आंसर भी आपको बता देता हूँ, जो कि पिछला जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें मैंने लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया था। तो 9 हेतु द्विचर संख्या क्या है, इसका मैंने आपको निकालने का सिंपल तरीका आपको बताया है कि 2 से आपको डिवाइड करते हुए चलना है। अगर कुछ शेषफल बच जाता है तो 1 से डिनोट करना है, अगर कुछ भी शेषफल नहीं बचता है तो वहाँ पर 0 डिनोट करना है, और बाकी इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। ईमानदारी के साथ इसे सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। अब चलिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन लास्ट में दिया था उसको देख लेते हैं। अब देखिए, जो पिछले वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित प्रौद्योगिकी विधाओं जो है उस पर विचार करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर दिया गया है आपका, निर्वात ट्यूब दिया गया है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिया गया है। तो जो अलग अलग जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर थे, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, तो उसमें किस प्रकार के जो है विधाओं का या तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, उसके संदर्भ में इनका क्रम आपको इस्तेमाल करना है। कंप्यूटर की पीढ़ियों में प्रयोग की गई उपयुक्त प्रौद्योगिकी विधाओं को पहली पीढ़ी से शुरू करते हुए आपको आगे की क्रम में चलना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें जो है आपके निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको वैक्यूम ट्यूब भी आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये प्रथम, मैं फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल होता था। और द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें यहाँ पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से
चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि 4 पीढ़ी के बारे में दिया गया है, आगे की 5 पीढ़ियां हैं तो उसमें नहीं यहाँ पर मेंशन। तो चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता था। और जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले कंप्यूटर है, इनका इस्तेमाल होता है अभी, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कहते हैं। बाकी बीच में आपका 3 नंबर का छूट गया। तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये क्रम आपको देख लेना है, वैसे ही यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहले निर्वात ट्यूब है तो सी दिया गया है, तो सी तो आपका यहाँ पर तीनों में दिया गया है। और उसके बाद से देन दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे ट्रांजिस्टर दिया गया है, तो सी के बाद बी भी 2 विकल्प में दिया गया है। यहाँ पर इन दोनों में से ही कोई एक आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए अब तीसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर यानी कि ए हो जाएगा। तो सिंपल से ए यहाँ तक मिल गया, इसमें नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल गया और डिटेल में भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो ऐसे ही जो है जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया उसको भी देखते हैं और उसका भी आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आई होप कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दिया था और जो मैंने आपको उसका आंसर बताया और एक्सप्लेन करके जो समझाया वो क्लियर हुआ होगा। और उसी प्रकार से आपको ये आज के वीडियो में जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका आंसर बताना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है। ऐसा नहीं कि ऐसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने सॉल्व कराया है, उसका आंसर भी बताया, कैसे आपको निकालना है वो भी मैंने सॉल्व करके बताया। तो आपको जवाब इसका कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो का सेशन हम खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो का सेशन आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिसिएट करना है। काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लगता है कंटेंट को टाइप करके बनाने में और सभी वीडियो के क्वेश्चन रेलिवेंट है। और जैसे कि आप सभी का डिमांड है 2021 का क्वेश्चन लगभग मैंने उसको टाइप कर लिया है, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं तो इसको भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 2021 में जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अगर कह लीजिए डिफिकल्ट पेपर 1 में थोड़ा सा बहुत देखने को आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और उसे मैं अच्छे तरीके से कराऊंगा। ऐसा नहीं कि जैसे मैं इन सारे क्वेश्चन को करा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन मैं 2021 के जो है आपको कराऊंगा। बाकी अभी ये जो यूनिट का जो चल रहा है आपका एक सीरीज, जैसे कि मैंने पहले यूनिट में जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड था उसको कंप्लीट करा। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2020 के आसपास से 2018 से लेके, तो उनको मैंने डिटेल में कवर कराया। उसी प्रकार से आईसीटी वाले यूनिट को भी लगभग मैंने आज कंप्लीट कराया। 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया और बाकी के जो 3 वीडियो थे उसमें 25-25, तो ये 75 आपके हो गए, ये 30 हो गए। अगर आप इसे ऐड ऑन करते हैं तो यहाँ पर 5 आपका हो गया और 7 3 10, 105 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी कराए। आने कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आने हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको इस जो ये क्वेश्चन है या इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। तो इसलिए आप जो है हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइक करके। लाइक करने से कोई चार्ज नहीं लगता है, तो लाइक करने का कोई चार्ज नहीं है, तो आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। अगर दूसरों का यहाँ पर हेल्प होता है शेयर करने से तो आप ज़रूर उन्हें शेयर करें। और अगर चैनल पे अगर आप नए हैं, देखिए चैनल पे जब अगर आप नए हैं तो चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करिए, देन उसके बाद से ये जो घंटी का बटन है उसे आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे अगर आप आते हो तो आपको निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलना है, यहाँ से लाभ ही मिलेगा आपको। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो आप इस चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर आपका आईसीटी के जो क्वेश्चन का सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। बाकी 2021 के क्वेश्चन को मैं डिटेल में आपको करा दूंगा, वो टाइप हो रहा है आपका। अब हम नेक्स्ट कल की जो वीडियो आपको मिलेगी वो हम नेक्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथ शुरुआत करेंगे और उस यूनिट से भी मैं 105 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।